आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की कहानी में एक और कड़ी, जिसमें हमने जर्मनी कर लिया और अब हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। यूरोप महाद्वीप में इन राष्ट्रों का एकीकरण एक अपने आप में एक नई पहचान, एक नई शुरुआत थी। अब इसमें ये चर्चा करते हैं कि इटली के राष्ट्र निर्माण में, उसके एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा इस पर, जिसमें एक पहला नाम आता है जुसेप मेत्सिनी का, जिनका जन्म जेनेवा में हुआ 1807 में, और ये एक गुप्त संस्था थी कार्बोनेरी, उसके मेंबर भी रहे। इसी के साथ साथ यंग इटली या युवा इटली नामक संस्था बनाई फ्रांस के मर्सेल्स नगर में 1831 में, जिसमें न केवल फ्रांस के बल्कि अलग अलग जगहों के, यूरोप के अलग महाद्वीपों के जो युवा थे वो इससे जुड़े। अब उसके बाद अगली एक इन्होंने संगठन और बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप, जिसको इन्होंने बर्न में स्थापित किया। इन्हें कहा गया गुप्त संगठन का निर्माता, यानी इन्होंने एक ऐसी संस्थाएं बना दी जिसमें युवा लोग एकजुट होकर के उस राजतंत्र सत्ता का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उन्हें हर तरह से स्वतंत्रता मिले, गणतंत्र की स्थापना हो, तो इन्हें गुप्त संगठन का निर्माता या निर्माणकर्ता कहा गया। इसी के साथ साथ इटली की स्वतंत्रता का मसीहा कहा, क्योंकि इन्होंने ये समझा कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो इटली विभाजित है उसको एक बनाकर इटली का निर्माण किया जा सकता है, उसका एकीकरण संभव है, और इन्होंने शुरुआत की, इसीलिए इन्हें मसीहा की उपमा दी गई। इसी के साथ साथ इसका जो विरोधी था, जैसे जर्मनी के एकीकरण में बाधा था ऑस्ट्रिया, उसी तरह से इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया बाधक था, और उसका चांसलर मेटरनिक, उसने जुसेप मेत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन बताया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जुसेप मेत्सिनी की विचारधारा जो थी वो थी कि इटली में गणतंत्र की स्थापना हो और राजतंत्र यानी राजाओं के शासन का अंत हो। अब इसी के साथ साथ दूसरी पर्सनैलिटी पे बात करें तो जिनका नाम आता है कावूर। अब कावूर ना तो डेमोक्रेटिक थे, यानी लोकतंत्र के या गणतंत्र के समर्थक, और ना ही गैरीबाल्डी की तरह क्रांतिकारी थे, क्योंकि इनकी कूटनीति के बल पर इन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका अदा की, यानी योगदान दिया। ये चाहते थे कि राज परिवार के अधीन एकीकरण हो, ना तो गणतंत्र हो, बल्कि राजा का जो परिवार है उसी के आधार पर इटली एक हो। और इसी के साथ साथ इनका एक महत्वपूर्ण समझौता आता है जो 1858 में उन्होंने किया, प्लाम्बियर समझौता। अब उन्होंने प्लाम्बियर समझौता कावूर ने किया फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के साथ। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि इससे किसका मार्ग प्रशस्त हुआ या कौन सी घटना घटी। अब अगली पर्सनैलिटी पे बात करें तो वो है गैरीबाल्डी। इनका विशेष योगदान रहा इटली को एक करने में। 1833 में ये मिले जुसेप मेत्सिनी से, और इन्होंने उन्होंने संस्था बनाई थी यंग इटली, उसके मेंबर बन गए। और इसी के साथ साथ वहाँ का राजा, सार्डिनिया पिडमांट का राजा था इमैनुएल द्वितीय, और इसके समर्थक रहे। ये इन्होंने सार्डिनिया पिडमांट का जो राजा था इसका समर्थन किया कि इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव है। इसके साथ साथ उसने एक दल बनाया जिसका नाम था रेड शर्ट, यानी कि लाल कुर्ती दल। ये क्रांतिकारियों का एक ऐसा संगठन था जो विरोध के द्वारा, क्रांति के द्वारा, विद्रोह के द्वारा या फिर सेना के द्वारा ये मिलकर के इन्होंने इटली, गैरीबाल्डी इनका नेता था, और इन्होंने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इसी के साथ साथ 1860 में एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान, 1860 में इन्होंने सिसिलियों का जो राज्य था, क्षेत्र था, वहाँ पर इन्होंने 1000 लोगों के साथ अभियान किया और उन क्षेत्रों को जीता। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सिसिली कौन सा क्षेत्र था, और यहाँ पे हमने प्लाम्बियर समझौता जो पढ़ा वो हम इटली के एकीकरण में अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने उन पर्सनैलिटी पे चर्चा की कि जिन्होंने योगदान दिया कि किस तरह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो आगे चर्चा अभी कर रहे हैं।
इटली के घटनाक्रम पर कि कैसे उसका निर्माण हुआ। तो ये तो चर्चा की हमने कि कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन से इस तरह की पर्सनालिटी थी जिनके योगदान से इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब बात करते हैं घटनाक्रम की, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि वियना कांग्रेस हुई 1815 में, जिसमें ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी इन क्षेत्रों ने मिलकर के और ये निर्णय लिया कि राजतंत्र को बनाए रखा और इसके साथ साथ संविधान जो था वो फ्रांस में उस सत्ता को समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ जर्मनी, इटली और कुछ एक ऐसे राष्ट्र भी थे जिनका विखंडन किया गया। उसी में शामिल था इटली, जिसका 8 भागों में विभाजन कर दिया। और इसमें हम इन 8 भागों को एक बार मानचित्र में देखेंगे कि 1858 से जो पहले का समय था उस समय क्या स्थिति थी इटली की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में सार्डिनिया पिडमांट का क्षेत्र है और यहाँ पर सेवाय राजवंश का शासन है। और सेवाय ही केवल ऐसा राजवंश था जो कि केवल इटावली था, इटली का था मेन, बाकी सभी पर विदेशी अधिकार था। तो यहाँ का राजा था विक्टर इमैनुएल द्वितीय। और इसके साथ साथ इसी के साथ हम चलें उत्तर और पूर्व दिशा में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लोम्बार्डी, वेनेशिया और हैब्सबर्ग, यहाँ पर ये तो क्षेत्र हैं और हैब्सबर्ग वंश है जहाँ ऑस्ट्रिया का प्रभाव क्षेत्र था। अब तीसरा आता है मध्य भाग। मैप में जो मध्य भाग है वहाँ पोप का शासन था और दक्षिण भाग में नेपल्स और सिसिलियों का राजतंत्र था, जहाँ पर राजवंश था मुख्य रूप से बुर्बो, जो फ्रांस का राजवंश था। हमने पढ़ा था कि फ्रांस में भी बुर्बो राजवंश ही था क्रांति के समय। तो ये तो बात आती है कि इटली का एकीकरण होने से पहले इसका विखंडन इतने भागों में था। अब इसको समेटने में कितना समय लगा और कौन कौन सा घटनाक्रम हुआ, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है 1858 से, कि 1858 में एक नाम हमने पढ़ा कावूर। कावूर ने कूटनीति का सहारा लिया। वो दिमाग मतलब उस बौद्धिक रूप से उसने ये सोचा कि इटली का एकीकरण करने के लिए हमें युद्ध नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रता बनानी पड़ेगी और इस मित्रता और इस सहयोग से हम इटली का एकीकरण पूरा कर सकते हैं। ये कावूर जो था वो सार्डिनिया पिडमांट, अब यहाँ सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में एकीकरण हुआ इटली का। तो सार्डिनिया पिडमांट का जो एक मंत्री था वो था कावूर, और इसने क्या किया कि फ्रांस के राजा के साथ नेपोलियन तृतीय के साथ 1858 में प्लाम्बियर समझौता किया। और इस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि अगर ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, जैसे जर्मनी में भी सबसे बड़ा बाधक हमने पढ़ा इटली ऑस्ट्रिया ही था एकीकरण में, और उसी तरह से इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो ऑस्ट्रिया ही था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इटली का जो क्षेत्र है वो एक हो जाए, क्योंकि उसके पास वो क्षेत्र थे जिसका इटली के कुछ क्षेत्र थे जिस पर इसका अधिकार था। जैसे हमने देखा कि लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया के पास था, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास था। तो उसने सोचा कि अगर ये एक हो जाएगा तो ये क्षेत्र मेरे हाथों से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ अब कावूर ने सोचा कि ऑस्ट्रिया को हराया जाए, तो उसने फ्रांस से मदद ली और प्लाम्बियर समझौता किया और ये कहा कि अगर ऑस्ट्रिया आक्रमण करता है या हम लोग युद्ध करते हैं तो फ्रांस क्या करेगा, सहयोग देगा। तो इस समझौते के तहत कावूर ने यानी कि सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है इटली के एकीकरण की। 1858 के बाद नाम आता है सार्डिनिया पिडमांट ने क्या किया कि ये क्षेत्र लोम्बार्डी क्षेत्र है वो किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास। अब वही कि ऑस्ट्रिया जो है नहीं चाहता था कि इटली एक हो, लोम्बार्डी उसके हाथ से चला जाता, लेकिन सार्डिनिया ने ठान ली कि युद्ध करना है, तो उसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और युद्ध में जीत करके लोम्बार्डी प्राप्त कर लिया। अब जब लोम्बार्डी का क्षेत्र जो उत्तर पूर्व में था वो सार्डिनिया पिडमांट को मिल गया,
तो जो मध्य भाग में पार्मा, मेडोना और टस्कनी के भाग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी क्या करें, इसी में शामिल हो जाएं। तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने राजा को हरा दिया, राजा को वहां से भगा दिया और ये क्षेत्र जो हैं ये भी मिल गए सार्डिनिया में। यानी कि यहाँ अब कौन कौन से क्षेत्र हो गए, सार्डिनिया में मिल गया लोम्बार्डी, पार्मा, मेडोना और टस्कनी और सार्डिनिया पिडमांट। यानी कि इतना भाग जो है वो एक हो गया। ये 58 से 60 तक का घटनाक्रम और उसके बाद आता है 1860 से लेकर 61 तक। यहाँ नाम आता है गैरीबाल्डी का। हमने पढ़ा कि गैरीबाल्डी ने 1000 से स्वयं सेवकों के साथ अपने लाल कुर्ती दल के सदस्यों के साथ सिसिली पर आक्रमण किया, उसकी तरफ रुख किया और यहाँ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिसिली और नेपल्स का जो क्षेत्र था वो दक्षिण भाग में था और 1860-61 में तलवार के दम पर यानी युद्ध के द्वारा सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहां के राजा, सार्डिनिया पिडमांट का राजा विक्टर एमेन्युएल था, तो विक्टर को दे दिया। विक्टर इमेन्युएल द्वितीय था, उसको ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो दे दिए। तो यहाँ पर कितने क्षेत्र पूरे हो जाते हैं, देखिए लोम्बार्डी मिल गया सार्डिनिया पिडमांट में, पार्मा, मेडोना, टस्कनी और इसके साथ साथ सिसिलिया और नेपल्स का क्षेत्र, यानी ये पूरा भूभाग एक हो गया। अब केवल कुछ ही क्षेत्र बाकी थे जिसमें ऑस्ट्रिया को हराना, पर्शिया के साथ मित्रता और अंतिम रूप से रोम। तो यहाँ 1866 की घटना आती है कि 1866 में, अब आप उस समय को याद कीजिए जब हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था। हमने जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा था कि पर्शिया ने और इटली ने आपस में दोस्ती कर ली और इन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रिया को मिलकर के हरा दिया जाए। और पर्शिया ने ये वादा किया कि अगर मैं जीत गया और तुमने मुझे सहयोग किया तो अपने क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया से वेनेशिया छीन करके तुम्हें दे दिया जाएगा। तो यही हुआ, पर्शिया और इटली ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया और बदले में इटली को क्या मिला, वेनेशिया। यानी कि अब एक और क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल हो गया जिसका नाम था वेनेशिया, जो 1815 से ही ऑस्ट्रिया के पास था। अब इतने सारे क्षेत्र ऑस्ट्रिया के पास है तो उसका मन थोड़े ही करेगा कि उसको वो क्षेत्र दे दिए जाएं और मेरे हाथ से इतना भूभाग चला जाए। तो इसीलिए वो हर काम में बाधक था, इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में। अब बात आती है कि यहाँ वेनेशिया भी इसमें शामिल हो गया और 1870 की अंतिम घटना आती है, वो आती है फ्रांस और पर्शिया का युद्ध और रोम का मिलना। यानी कि फ्रांस और पर्शिया का आपस में युद्ध हो रहा था। पर्शिया, आपको ध्यान होगा, पर्शिया वही जो जर्मनी के जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो पर्शिया और फ्रांस का आपस में युद्ध हुआ। अब फ्रांस के पास था रोम और यहाँ रोम में किसका शासन था, पोप का, ये भी हमने पढ़ लिया। तो फ्रांस पर जब आक्रमण हुआ और फ्रांस की सेनाएं रोम में रह रही थी तो इसने अपने बचाव के लिए रोम से सारी की सारी सेना बुला ली कि भाई आ जाओ, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो रोम से सेना चल पड़ी फ्रांस की ओर और जब रोम से सेनाएं खत्म हो गई तो मौका मिल गया सार्डिनिया पिडमांट को। सार्डिनिया ने क्या किया, इस जगह को खाली देख करके रोम पर आक्रमण कर दिया और इसी के साथ साथ रोम का विलय भी 1870 में सार्डिनिया में हो गया। इधर जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है जब फ्रांस और पर्शिया का आपस में युद्ध होता है, इधर जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और यहाँ सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में रोम मिल गया और इटली का एकीकरण भी 1870 में पूरा हो गया। अब बात यहाँ ये आती है कि इन चरणों के दौरान इटली एक हो गया जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रखा था। तो यहाँ मेत्सिनी का योगदान रहा और उसके बाद काबूर का दिमाग काम किया, यानी उसकी कूटनीति
और गैरीबाल्डी की रक्त और लौह की नीति ने मिलकर के एक यूरोप महाद्वीप में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर दिया जो आज हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हुई कि यहाँ पूरा का पूरा इटली का एकीकरण जो था वो कितने भागों में हुआ। अब हम मानचित्र को देख सकते हैं और उसमें ये आप इस पर विचार कीजिए, आप इसको देखिए कि किस किस समय में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और 1858 के बाद 70 में किस तरह का नक्शा जो है वो इटली का हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, हमने फ्रांस की क्रांति के बाद जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण समझ लिया। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।